हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मलता की और पीपीएम में सांद्रता की। मैं आपके सामने सबसे पहले बात करूंगा नॉर्मलता की, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मलिटी बोलते हैं। नॉर्मलिटी की डिफिनेशन क्या होती है, जरा इस पे गौर कर लिया जाए। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं यन से। नॉर्मलता बराबर होता क्या है? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग मोलरता निकालते थे, मोलरता बराबर, जैसा कि हम आप लोगों को बता देते हैं कि मोलरता बराबर क्या होती थी? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो बस नॉर्मलता में क्या हो गया है, यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या ना होकर क्या हो गई? विलेय के तुल्यांकों की संख्या हो गई। और बाकी लगभग सारी बातें एक जैसी हैं। तो अगर जो है हम लोग नॉर्मलता की मात्रा की बात कर लें, तो जैसे मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता था, मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता था, आयतन का मात्रक लीटर होता था, मतलब मोलरता का मात्रक होता था मोल प्रति लीटर। वैसे तुल्यांकों की संख्या का मात्रक क्या होता है? तुल्यांक। और आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर। आयतन हम लोग किस में लेते हैं? जनरली लीटर में लेते हैं। अतः नॉर्मलता का मात्रक क्या हो गया? नॉर्मलता का मात्रक जो है, नॉर्मलता का मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर। अब अगर हम लोग वहां पे मोलरता में यन मोलों की संख्या थी, तो यन बराबर क्या होता था? W/m। यन बराबर क्या होता था? W/m। कि मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणु भार। अब यहाँ पे तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा? मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया EQ। EQ का मतलब हो गया, EQ अगर लिखना चाहें, EQ सैल्यूट, मतलब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। किसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है? सैल्यूट का। तो सैल्यूट, इसका मतलब हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा W सैल्यूट, मतलब विलेय का ग्राम में भार बटा EM। EM का मतलब क्या हो गया? तुल्यांकी भार। इसका मतलब क्या हो गया भाई? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब हो गया तुल्यांकी भार। तो अगर हमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, अगर हमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? EQ सैल्यूट। EQ सैल्यूट का मतलब होता है विलेय। EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट, इसका मतलब हो गया तुल्यांक। अगर हमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, तो फार्मूला हो गया W सैल्यूट, मतलब विलेय का ग्राम में भार बटे इक्विवेलेंट मास, मतलब विलेय का तुल्यांकी भार। तो बात है भाई साहब, हम लोग तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने कह दिया 0.49 ग्राम, 0.49 ग्राम, या हटा दो इसे, मैंने बोल दिया H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार? तो इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास। इसका मतलब हो गया अणु भार, चाहे मोलर मास बोलो, अगर यौगिक रहेगा तो मोलर मास, और अणु रहेगा तो जो है मॉलिक्यूलर मास। तो अणु भार बटे हम लोग लिखते हैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे H+/OH माइनस आब्लिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? देखो भाई, जैसे ही H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो हम लोग जानते हैं जब H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इसका डिसोसिएशन करेंगे, तो बनेगा H++ क्या बनेगा? SO4 डबल माइनस। यहाँ पे कितना H है? 2H। कितने से गुणा? 2 से गुणा, मतलब यहाँ पे H+ की संख्या कितनी हो गई? 2। और सबको पता है H2SO4 का अणुभार कितना होता है? H2SO4 का अणुभार होता है 98। तो 98 होता है अणुभार। 98 बटा, चाहे H+ की संख्या देखो, चाहे OH माइनस की देखो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन देखो, तो यहाँ पे H+ की संख्या कितनी है? 2। तो 98 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 49। मतलब H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? 49 होता है। चलिए भाई, अभी हम और बातें करते हैं। हाँ भाई साहब, यहाँ पे हम लोग बात करना चाहते हैं, जैसे NaCl यदि लिक्विड है तो Na+Cl माइनस देगा, और यदि एक्वस है तो Na++Cl माइनस देगा। अन्यथा यदि वह सॉलिड है, तो अगर कोई चीज़ ठोस अवस्था में है तो वो
आयनों में टूटकर धनायन तथा ऋणायन नहीं देगी, मतलब वो टूटेगी नहीं, उसका डिसोसिएशन अर्थात वियोजन नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए NaCl या तो लिक्विड रहेगा तो एक्वस। तो अगर देखो हमने कहा कि भाई H+ या OH- या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे तो कोई H+ या OH- तो है नहीं। तो अब क्या देखेंगे, अब हम या तो प्लस की संख्या देखेंगे या तो माइनस की। तो भाई प्लस कितना है, एक है, और माइनस भी कितना है, एक ही है। तो जितना प्लस या माइनस हो उतना लिख देते हैं, भाई कितना है, एक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 58.5 जो आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। जैसे और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा हमने कहा C2O4H2, जैसे हमने ऑक्जेलिक अम्ल का एग्जांपल ले लिया। तो देखो भाई, पहले तो इसका अगर कोई मॉलिक्यूलर इसका अगर कोई इक्विवेलेंट मास निकालने को कहेगा तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो देखो कितना होगा, 12 दूना 24, 12 दूना होगा 24, 16 चौको 64, 1 दूनी 2, तो 24, 64 और 2, तो 4 4 8, 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया अणुभार, और 4 और हो 6 2 8, 8 कितना हो गया, 9, मतलब 90 हो गया भाई साहब। तो 90 बटा, अब क्या देखेंगे, H+ या OH- या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि C2O4H2 का डिसोसिएशन कराएंगे, C2O4 डबल माइनस बनेगा और क्या बनेगा, 2H+। हाँ तो भाई H+ की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 से 90 को काटेंगे भाई कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होगा, फिर से बोल देता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड का मोलर मास। तो उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, या तो H+ की संख्या, या तो OH- की संख्या, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हमें सुस्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कितने H+ हैं, 2 H+ हैं, तो मैंने बटे में कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। चलो भाई, अब हम लोग कुछ सवाल की बात करेंगे। भाई लोग, हम लोग एक सवाल की बात करते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे अंकित है। 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग नार्मलता को यन से रिप्रेजेंट करते हैं। यन बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, मतलब अगर लिखना चाहें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में होना चाहिए। मतलब ये हमारा V सॉल्यूशन है जो कि इन लीटर में, इन किस में है, लीटर में। तो भाई तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकों की संख्या मतलब इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या। कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार बटा जो है हमारा इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम में भार सवाल में दिया गया है 4 ग्राम, हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो यहाँ पे NaOH का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, Na का 23, O का कितना भाई साहब 16, बार बार बता दे रहा हूं, H का कितना 1, तो 23 16 39, 39 से कितना हो गया 40, बटे मैंने कहा था H+/OH- इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यदि हम लोग NaOH का डिसोसिएशन करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में, तो क्या बनेगा, Na+ एक्वस प्लस क्या बनेगा, Na+ एक्वस प्लस बनेगा OH- एक्वस। तो OH- एक्वस का मतलब भाई NaOH में कितना OH- है, 1 है, तो 40/1 आ गया। हाँ भाई, यहाँ पे अगर हमसे कोई कहे तुल्यांकी भार का मात्रक क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ग्राम अगर लिखना चाहें तो इक्विवेलेंट इनवर्स। हाँ, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, तुल्यांक इनवर्स। तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स किसका मात्रक होता है, तुल्यांकी भार। मोलों की संख्या, वो अणुभार का क्या मात्रक होता है, ग्राम मोल इनवर्स। लेकिन हम लोग तुल्यांकी भार के लिए कौन सा मात्रक यूज करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, मतलब ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो अब नंबर जो है सॉल्यूट का इक्विवेलेंट निकाल ले, मतलब विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकाल लें। तो W सवाल में दिया गया है, कितना दिया है, 4 ग्राम बटे कितना आ गया 40, 4 ग्राम बटा कितना 40, मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया,
4 धम्मा कितना हो गया भाई 40, इसका मतलब हो गया 0.1। इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। जैसे मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है, वैसे ही तुल्यांकों की संख्या का मात्रक क्या होता है, तुल्यांक होता है। अब हम लोग बात कर लें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन विलयन का जो आयतन है वो किसमें होना चाहिए, लीटर में, लेकिन सवाल ने किसमें दिया है, मिलीलीटर में। तो भाई हम लोग V सॉल्यूशन निकाल लें, तो V सॉल्यूशन बराबर ये 250 मिलीलीटर है, लेकिन होना किसमें चाहिए, लीटर में। तो V सॉल्यूशन बराबर 250, यदि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे 1000 से भाग कर देंगे तो 250 चौको कितना हो जाएगा 1000। तो V सॉल्यूशन बराबर आ गया 0.25, दशमलव कितना आ जाएगा 25 लीटर आ जाएगा। अब हमें सब पता है तो नॉर्मलता भी निकाल लेंगे। तो नॉर्मलता n बराबर हो जाएगी विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो कि 0.1 है बटे ये कितना है ये का मतलब विलयन का आयतन कितना है 0.25। मात्रक देखो भाई इक्विवेलेंट प्रति लीटर, मतलब तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, दशमलव से 1 इसका मतलब हो गया n बराबर 10/25। 10/25 का मतलब हो गया 0.4, कितना हो गया 0.4। मात्रक क्या हो जाएगा, तुल्यांक प्रति लीटर। यहां भी मात्रक क्या हो जाएगा, तुल्यांक प्रति लीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर या इक्विवेलेंट प्रति लीटर। ये आपकी नॉर्मलता हो गई। हाँ भाई, अब मैं नेक्स्ट सवाल की बात करता हूं। जैसे कि बोर्ड पे अंकित है 2 नॉर्मल HCl के 50 मिलीलीटर में कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता n/10 हो जाए। देखो भाई, जैसे मैंने एक पात्र लिया है, इस पात्र में कोई विलयन भरा है। विलयन में कौन कौन है, विलयन में है HCl और विलयन में कौन है, जल है। मैंने फिर एक दूसरा पात्र लिया, हमने फिर दूसरा पात्र लिया, उसमें भी भरा है, क्या भरा है उसमें HCl भरा है और कौन भरा है, जल। लेकिन अंतर क्या है, इस बार हमने जल इस वाले विलयन की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मिला दिया। वो कितना मिला दिया, कैलकुलेशन पे पता चलेगा। थोड़ा ज्यादा मात्रा है किसकी, थोड़ा ज्यादा मात्रा है जल की, जल की। तो देखो भाई, कहने का मतलब है यहाँ पे HCl विलेय है, जल विलायक है। मैंने विलेय की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया। मैंने कह दिया इस विलयन की नॉर्मलता N1 है, मैंने कह दिया इस विलयन की नॉर्मलता N1 है और आयतन V1 है। इस विलयन की नॉर्मलता N2 है और जो है आयतन जो है V2 है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलता बराबर होता है N1 बराबर होगा, नॉर्मलता N1 बराबर EQ सॉल्यूट मतलब विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा क्या होगा, आयतन लीटर में, बटा आयतन लीटर में। तो आयतन क्या है V1। मैंने यहाँ पे EQ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पर दोनों में विलेय के तुल्यांकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अर्थात जब हमने कोई विलेय की मात्रा घटाई ही नहीं, विलेय की मात्रा बढ़ाई ही नहीं, तो क्या उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, बात ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सॉल्यूट कितना आ गया, इक्विवेलेंट सॉल्यूट आ गया N1V1। यहाँ पे यदि चर्चा करें तो N2 बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। किसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, सॉल्यूट का। तो इसका मतलब हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या है बटा क्या हो गया V2। तो इक्विवेलेंट सॉल्यूट यहाँ पे कितना आ गया N2V2। तो इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसे इक्वेशन सेकंड कह दें, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो यहां से एक नई बात निकली। क्या निकली, N1V1 बराबर क्या हो गया N2V2। यदि हम लोग अब सवाल को लगाएं तो सवाल करा है कि 2 नॉर्मल HCl, मतलब सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया है N1 बराबर कितना दिया है भाई, N1 बराबर 2, N1 बराबर दिया है 2 नॉर्मल। कह रहा है कि 50 लीटर में कितना जल मिला है। तो पहले V1 कितना दिया है, पहले V1 दिया है 50 मिलीलीटर। अब सवाल कह रहा है कि 50 मिलीलीटर में कितना जल मिलाए। हमने कह दिया भैया 50 मिलीलीटर में आप x मात्रा जल की मिला लो।
तो V2 कितना हो जाएगा 50 प्लस x। तो कह रहा है, सवाल कह रहा है कि नॉर्मलता n/10 हो जाए, मतलब हमारा n2 कितना हो जाएगा n/10। तो अब हम लोग इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे नॉर्मलता 2 दी है, तो 2n इंटू 50 मिलीलीटर बराबर n/10 इंटू 50 प्लस x। तो n से n कट गया, ये कितना हो जाएगा 50 धामा 500, 500 बगल में 2 है, 500 दूने कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर बराबर 50 प्लस x। तो x बराबर आ जाएगा 950 मिलीलीटर। अर्थात जो है हम लोग 50 मिलीलीटर में 950 मिलीलीटर जल और मिला दें तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी n/10 हो जाएगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, इस पे फोकस करिए। 2 नॉर्मल HCl के 50 मिलीलीटर में कितना जल मिलाया जाए। हमने कहा भाई शुरू में 50 मिलीलीटर जल था तो उसमें x मिला दो, तो V2 कितना हो जाएगा 50 प्लस x। तो इस तरीके से x आपका कितना आ जाएगा 950 मिलीलीटर आ जाएगा। हाँ भाई, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल कह रहा है 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बात है कि सवाल में मैं मोलरता दिया है, सवाल ने नॉर्मलता की बात की और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है। तो ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं यस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस से। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की डिफिनेशन क्या है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की डिफिनेशन क्या है भाई? तो विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या तो को हम लोग क्या बोलते हैं? यस बराबर W/V। क्या है भाई? विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो यस बराबर होता है W/V। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मोलरता, मतलब कैपिटल M, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मतलब यस में संबंध। क्या संबंध है भाई? इसका संबंध देखा जाए। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि S बराबर होता है W/M। ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है उसको यस से दिखाते हैं, और यस बराबर क्या होता है? W/M। W क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा, और W/M नहीं भाई, W/V। इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। V क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता की चर्चा करते हैं। M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है N/V। N क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। सबको पता है कि N बराबर क्या होता है? W/M। तो M बराबर हो गया, ये विलेय के मोलों की संख्या W/M। M कहाँ चला आएगा? V के पास, W/M इंटू V हो जाएगा। जरा हम लोग W/V को देखें तो ये क्या बन रहा है भाई? ये बन रहा है S। तो क्या आ गया? S/m। ये M क्या है भाई? ये M मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है? M मोलर मास। इसे छोटे से दिखाएंगे। चलो भाई, तो रिलेशन निकल आया। कैपिटल M को मोलरता से दिखा रहे हैं, छोटे m से स्मॉल m से हम लोग किसको दिखा रहे हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से। तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m बराबर क्या हो गया? यस। ये किसमें रिलेशन आ गया? ये आ गया मोलरता और जो है सांद्रता में रिलेशन। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि नॉर्मलता और सांद्रता में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मलता मतलब n और सांद्रता, वो भी किसमें? ग्राम प्रति लीटर में। क्या संबंध होता है? और यस में संबंध। क्या संबंध होता है भाई? इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि n बराबर होता है, नॉर्मलता बराबर होता है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। किसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? W/M इंटू क्या होता है भाई? V। मतलब विलेय का ग्राम में भार और बटे विलेय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन लीटर में। अगर यहाँ पे देखें तो W/V हमारा क्या हो गया? W/V हो गया यस। तो हो गया N बराबर यस/EM। तो N इंटू EM, EM का मतलब इक्विवेलेंट मास बराबर हो गया यस।
ये हो गया हमारा इक्वेशन, अगर इसे फर्स्ट बोल दें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं। हम लोग समीकरण एक और समीकरण 2 की तुलना करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या निकल के आया भाई, तुलना करने पर यस बराबर कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, यहाँ पे यस बराबर एन इंटू ई एम, ई एम का क्या मतलब हो गया, इक्विवेलेंट मास। तो क्या आ गया इसका मतलब, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर आ गया एन इंटू ई एम। तो ये रिलेशन निकल गया। अब इसी सूत्र के सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, ये सवाल निकालेंगे भाई, ये सवाल हल करेंगे। चलो भाई, हाँ भाई, तो अब हम लोग मोलरता, नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में जो है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में रिलेशन हम लोग जान गए हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं नॉर्मलता। तो हम लोगों ने देखा था मोलरता और नॉर्मलता में रिलेशन क्या होता है, एन बराबर कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, यहाँ पे मैंने लिखा था ई एम। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। तो n क्या है नॉर्मलता, em क्या है इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी भार, कैपिटल M क्या है मोलरता, स्मॉल m क्या है अणुभार। और आप लोगों को पता है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है अणुभार मतलब m बटा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते, नीचे क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब क्या हो गया, संयोजकता। जैसे H2SO4, जैसे ही H2SO4 का जब डिसोसिएशन होगा एक्वस सॉल्यूशन में तो बनेगा 2H प्लस SO4 डबल माइनस। तो इसका n फैक्टर कितना है, 2H प्लस, या जिनको n फैक्टर नहीं लिखना है वो लिखें भाई H प्लस आबलिक OH माइनस आबलिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये m क्या है, ये m अणुभार है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो n इंटू स्मॉल m बटा कितना H प्लस है भाई, 2H प्लस है तो बटा हो गया 2 बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया। कैपिटल एम हमारा क्या है मोलरता, जो कि सवाल में दिया है 0.2। तो n बराबर n इंटू 1/2 बराबर 0.2, तो n बराबर हो गया 0.4। आपको पता है नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो ये आपकी आ गई नॉर्मलता। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की। तो आप लोग जानते हैं यस बराबर क्या होता है, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो कैपिटल एम क्या है मोलरता, स्मॉल एम क्या है अणुभार, यस क्या है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये भी ज्ञात करना है। तो कैपिटल एम कितना दिया है 0.2 मोल प्रति लीटर, और अणुभार कितना होता है भाई, H2SO4 का अणुभार होता है 98। मैं लिख देता हूँ H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16, O बराबर 16। तो आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 98। मात्रक क्या आएगा, ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ से मोल से क्या कट जाएगा, मोल। मात्रक क्या आया, ग्राम प्रति लीटर। तो अगर मात्रक सही है तो सवाल सही है। तो यस बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 16, 2 × 9, 18, 1, 19, मतलब 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारी क्या आ गई सांद्रता, ये हमारी क्या आ गई नॉर्मलता आ गई। हाँ भाई, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिलीलीटर में विलय है, विलयन की नॉर्मलता बताइए। सवाल क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ देता हूं। HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिलीलीटर में विलय है, विलयन की नॉर्मलता बताइए। तो भाई हम लोग नॉर्मलता बराबर जानते हैं, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटा क्या होता है, विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। हाँ भाई, तो सवाल की शब्दावली पे यदि गौर करें तो सवाल करा HCl का दशांश तुल्यांकी भार। इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, HCl का दशांश तुल्यांकी भार मतलब जो भार है वो तुल्यांकी भार का
कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा है। जो HCl का दशांश तुल्यांकी भार का मतलब है कि जो भार है वो तुल्यांकी भार का कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा है। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार, और विलेय का जो ग्राम में भार है वो तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार बटे क्या लिखेंगे भाई साहब? 10 लिखेंगे। विलेय के ग्राम में भार के स्थान पे क्या लिखा? विलेय का तुल्यांकी भार बटा 10, क्योंकि दशांश तुल्यांकी भार का मतलब है कि जो विलेय का ग्राम में भार है वो तुल्यांकी भार का 10वां हिस्सा है। बटे क्या लिखेंगे? विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन यहाँ पे सवाल ने क्या दिया है? 500 मिलीलीटर। तो आयतन को लीटर में चेंज कर लो भाई। 500 मिलीलीटर दिया है। 1 मिलीलीटर में कितना होता है? 1/1000। तो 500 बटा हो जाएगा 1000 क्या लीटर, तो 500 दूनी 1000। तो V बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 लीटर। मतलब आयतन किस में दिया है? 0.5 लीटर। हाँ भाई, तुल्यांकी भार से तुल्यांकी भार कटेगा तो ये 10 आ जाएगा 0.5 के पास। तो n बराबर हो जाएगा 1/5। आप मात्रक जानते हैं क्या होता है? तुल्यांक प्रति लीटर। 1/5 का मतलब कितना हो गया? 0.2 तुल्यांक प्रति लीटर। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया नॉर्मलता आ गया। चलो भाई, हाँ भाई, अब हम लोग बात करेंगे पीपीएम में सांद्रता की। पीपीएम में सांद्रता क्या है? विलयन के 10 लाख ग्राम में, मतलब 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का मतलब क्या है? पी का मतलब है पार्ट्स, पी का मतलब है इसका मतलब है पर, एम का मतलब है मिलियन। मिलियन 1 मिलियन विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है? तो 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10⁻6। तो 1 मिलियन वो भी किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो 1 मिलियन अर्थात 10⁻6 ग्राम में विलेय की कितनी मात्रा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई विलयन भाई 5 पीपीएम है। कितना पीपीएम है? 5 पीपीएम है। तो इसका मतलब हो गया 5 पीपीएम है। तो इसका मतलब हो गया कि विलयन के 10⁻6 ग्राम में, इसका मतलब क्या हो गया? विलयन की 10⁻6 ग्राम में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा 5 ग्राम है। हाँ भाई साहब, 5 पीपीएम का मतलब हो गया, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना हिस्सा किसका? विलेय का है। तो वो भी मात्रा क्या यूज करेंगे? ग्राम। तो 5 पीपीएम का मतलब हो गया विलयन के 10⁻6 ग्राम में विलेय की मात्रा कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। ऐसे किसी ने कह दिया 15 पीपीएम, तो 15 पीपीएम का मतलब क्या है? विलयन के 10⁻6 ग्राम में, विलयन के 10⁻6 ग्राम में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितना ग्राम है भाई साहब? 15 ग्राम है। ऐसे आप लोग कोई कह दे 20 पीपीएम, तो विलयन के 10⁻6 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 20 ग्राम है। तो ये हमारी क्या हो गई? पीपीएम में सांद्रता। कभी सवाल पूछ सकता है और इससे बात कर लें 30 पीपीएम, तो 30 पीपीएम का मतलब क्या है? विलयन के 10⁻6 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 30 है। हाँ भाई, हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण का स्तर 15 पीपीएम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोबारा बोल देता हूं जिनको एक बार में नहीं समझ में आया। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण का स्तर 15 पीपीएम है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मैंने बात किया है द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब होता है W/W। द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? W/W। क्या होती है द्रव्यमान प्रतिशतता? विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज इसी को बोलते हैं। चलो भाई, तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर फार्मूला क्या बनेगा? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर फार्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा,
विलेय की मतलब सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की मतलब सॉल्यूशन की ग्राम में मात्रा गुणे क्या हो जाएगा 10 की घात 6। द्रव्यमान प्रसत्ता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणे 10 की घात 6। तो यहाँ पे एक बात लिखी 15 ppm। तो 15 ppm से क्या मतलब है, अभी मैंने चर्चा भी की थी 15 ppm का यह तात्पर्य है कि विलयन की ग्राम में मात्रा 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 ग्राम है और विलेय की मात्रा 15 ग्राम है। हाँ भाई 15 ppm का यह तात्पर्य है कि विलयन की ग्राम में मात्रा 10 की घात 6 है और विलेय की मात्रा कितना है 15 ग्राम है। तो बस कुछ करना नहीं है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा 15 ग्राम बटे विलयन की 10 की घात 6 ग्राम गुणे कितना 100 ग्राम से क्या कट गया ग्राम। तो अब जो है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है भाई द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर 15, अब 10 की घात 6 ऊपर जाएगा 100 का मतलब 10 की घात 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 की घात 4। कितना हो जाएगा 10 की घात -4। कितना हो जाएगा 10 की घात -4। इसी को लिखना चाहें तो 1.5 गुणे 10 की घात -3, मतलब हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ गई 1.5 गुणे 10 की घात -3 आ गई। चलिए भाई फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।